made a tryst with destiny. आज की कहानी है 100 सालों की कहानी। कौन से 100 साल आप भी सोच रहे होंगे, बताते हैं आपको। शुरू करते हैं कहना ये कहानी और सोचते हैं कि क्या 100 साल बाद किसी फिल्म की रील की तरह सब कुछ रिवाइंड होने लगा है। तो आज से 100 साल पहले साल क्या रहा होगा? 1921। थोड़ा और एक साल पीछे जाते हैं 1920, एक साल और पीछे जाते हैं 1919। 1919 से कुछ लोगों को कुछ याद आया होगा तो डिफेंस ऑफ इंडिया नाम का एक एक्ट लेकर आती है सरकार। कैसा एक्ट था? लगभग यही सिडेशन जैसा, आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियां घोषित कर दिया जाना, मौलिक अधिकार निरस्त हो जाना, किसी को भी उठा के जेल में डाल देना। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1915 में। लेकिन फिर क्या होता है? क्रांतिकारी गतिविधियां तो चल ही रही थी। होता यह है कि ब्रिटिश सरकार एक कमेटी बनाती है, एक सदस्यीय जो है वो समिति बनाती है और इसका हेड, इसका मुखिया अपॉइंट करती है सिडनी रॉलेट को। सिडनी रॉलेट डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ संशोधन करते हैं और 1919 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट अपने संशोधित रूप में लागू होता है, जिसको कहा जाता है सिडनी रॉलेट के नाम पर रॉलेट एक्ट। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है और बिना वारंट के, बिना खास सबूतों के, केवल शक के बिना पे गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। किनकी? उन लोगों की जो आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय थे, जिनका असर था लोगों पे। थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, कुछ कुछ आज जैसा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये कहानी तो मुल्क की है। तो 1919 में होता क्या है? कांग्रेस के दो नौजवान नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, और सैफुद्दीन किचलू को बहुत सारे लोग अभी के वक्त में भी जानते होंगे, बड़े नेता बने कांग्रेस के बाद में। इनको ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर लेती है, यही सेडिशन और रॉलेट एक्ट की धाराएं लगाकर, और इसके खिलाफ जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, जो सिख समाज, पंजाबी समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, फसल कटने का त्यौहार है, उस दिन एक विरोध प्रदर्शन होता है। वहां क्या होता है? तो होता क्या है? होता यह है कि जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं इन गिरफ्तारियों का और रॉलेट एक्ट का, इस काले कानून का विरोध करने के लिए। वैसा ही काला कानून जैसा आजकल हम कुछ यूएपीए देख रहे हैं। और जनरल डायर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, गुरखा राइफल्स, 54वीं सिख और 59वीं सिंध बटालियन के साथ वहां पहुंचता है और शाम को 5:30 बजे वो प्रदर्शनकारियों पर, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलती हैं, लेकिन कितनी गोलियां चलती हैं? क्या होता है वहां पर? वहां कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना दरअसल ब्रिटिश हुकूमत ने खुद भी नहीं की थी कि उनका कोई अधिकारी इतना निर्मम हो जाएगा। 1650 राउंड गोलियां चलती हैं। तथ्य बताता हूं आपको कि तब तक गोलियां बरसाई जाती हैं प्रदर्शनकारियों पर जब तक कि एमिनिशन यानी कि गोलियां खत्म नहीं हो जाती। सरकारी आंकड़े के मुताबिक ही 379 लोगों की जान गई, लेकिन कांग्रेस का दावा था कि इसमें 379 लोगों की जान नहीं गई, केवल मरने वालों का आंकड़ा 1000 के आसपास है। जबकि महात्मा गांधी को लिखी एक चिट्ठी में स्वामी श्रद्धानंद, जो एक सोशल एक्टिविस्ट थे पंजाब के, वो कहते हैं कि 1500 लोगों की जान गई। लेकिन हम जलियांवाला बाग की बात आज क्यों कर रहे हैं? आज ना तो 13 अप्रैल है, ना ही 1919 को 100 साल हो गए हैं। हम दरअसल 100 साल का फेरा लगा रहे हैं। हम जलियांवाला बाग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1919 के जलियांवाला बाग से निकलता क्या है, इस देश को क्या मिलता है, इस कुर्बानी का जो वहां पे हजारों लोगों ने दी, उसका हासिल क्या होता है। जलियांवाला बाग के जनसंहार के बाद क्या होता है? 2 चीजें निकलती हैं वहां से, बहुत अहम 2 चीजें। सबसे पहले की बात करते हैं। जलियांवाला बाग से निकलते हैं शहीद आजम भगत सिंह, एक बच्चा जो किशोर होने की ओर बढ़ रहा है।
वो 1919 में जलियांवाला बाग जाता है और खून से लाल हुई मिट्टी को देखता है और मिट्टी वहाँ की उठा के एक शीशी में भर के अपने घर लौट आता है। जलियांवाला बाग की प्रेरणा से भगत सिंह बनते हैं। उनका आइडिया बदलता है। जलियांवाला बाग से निकले भगत सिंह तय करते हैं कि लड़ाई तो देश की आज़ादी के लिए ही होगी, लेकिन 1919 जो है वो एक अहम साल ज़रूर है। 1919 से केवल भगत सिंह नहीं निकलते, कुछ और भी निकलता है। 1919 के जलियांवाला बाग के जनसंहार का एक असर और होता है कि कांग्रेस और महात्मा गांधी तय करते हैं कि अब आज़ादी की लड़ाई को तेज़ी देने का समय आ गया है और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ मजबूत करना पड़ेगा। और अगले साल 4 सितंबर 1920 से शुरू होता है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या होता है इसमें? लोग नौकरियां छोड़ देते हैं, छात्र स्कूल और कॉलेज छोड़ देते हैं, वकील वकालत छोड़ देते हैं, डॉक्टर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, सरकार के साथ पूरा सहयोग करते हैं, सड़कों पर आते हैं, अहिंसक तरीके से गिरफ्तारियां देते हैं। नौजवान भगत सिंह भी, किशोर भगत सिंह जो थे वो भी इस आंदोलन में शरीक हुए थे। इस बारे में वो लिखते भी हैं। असहयोग आंदोलन को जिन लोगों ने देखा है वो ये कहते हैं कि दरअसल असहयोग आंदोलन जैसा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन भी नहीं था। लेकिन क्या ये सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाता है? नहीं, एक सिलसिला बनता है, एक कड़ी बनती है। असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस यानी कि कानून को अहिंसा और विनयपूर्वक तोड़ना, जिसको भारत में नहीं बाद में अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने नस्ल भेद के खिलाफ अपने आंदोलन में भी अपनाया। और 1930 में 31 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता है, उसी दौरान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो जाती है। ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है। भगत सिंह की फांसी के ठीक पहले कांग्रेस के अंदर जो माहौल बनता है, भगत सिंह की अदालत में जो पेशियां थी वहाँ पे भगत सिंह और उनके साथी जो कुछ कह रहे थे, कांग्रेस के अंदर माहौल बनता है और कांग्रेस लाहौर में रावी नदी के किनारे अपने अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग करती है। जवाहरलाल नेहरू नारा देते हैं पूर्ण स्वराज का, और देश की आज़ादी की लड़ाई तेज़ होती जाती है। और उसके बाद जाहिर सी बात है 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंचती है, जिसकी परिणति जो है भारत की आज़ादी के तौर पे होती है। 1947 में भगत सिंह 1947 में नहीं थे इस दुनिया में, और महात्मा गांधी जो थे उनकी 1948 में जनवरी में कुछ ही महीने बाद हत्या हो जाती है। लेकिन सवाल 100 साल का है। ये 100 साल की बात क्या है? तो आपको हम बताते हैं आज के हमारे शो का जो सबसे अहम हिस्सा है, वहाँ पर लेकर आते हैं। 1919 के ठीक 100 साल बाद आइए, कौन सा साल आता है? साल आता है 2019। 2019 में क्या होता है? 11 दिसंबर 2019 को एक और कानून आता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। और क्या होता है? उसका भी विरोध शुरू होता है। जनता उसका विरोध करने सड़क पर उतरती है। कौन उतरते हैं? नौजवान, छात्र। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल भी, सैफुद्दीन किचलू नौजवान थे उस समय। रॉलेट एक्ट का विरोध भी ज़्यादातर नौजवान कर रहे थे। क्रांतिकारी दलों में ज़्यादातर नौजवान थे। और ऐसे ही 2019 में नौजवान सड़क पर उतरते हैं इस विभेदकारी कानून के खिलाफ, ठीक जलियांवाला बाग या रॉलेट एक्ट के आने के 100 साल बाद, या उसके 100वें साल के पूरे होने के साल में। होता क्या है? गिरफ्तार किया जाता है उनको, उनके ऊपर यूएपीए लगाया जाता है, उनके ऊपर हिंसा होती है। और क्या होता है? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर हिंसा के बाद दिल्ली के एक इलाके में औरतें सड़क पर बैठ जाती हैं। क्या नाम था उस जगह का? क्या नाम है? शाहीन बाग। आप में से कोई भूल नहीं सकता। जलियांवाला बाग के ठीक 100 साल बाद शाहीन बाग होता है। 100 साल में हम जलियांवाला बाग से शाहीन बाग का सफ़र तय करते हैं। 1920 में हम आते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसी जलियांवाला बाग के बाद जो असर पैदा हुआ उसकी वजह से 1920 में सितंबर में असहयोग आंदोलन शुरू होता है, उसके ठीक 100 साल बाद। और मैं कह रहा हूँ ठीक 100 साल बाद, सितंबर में ही देश में 100 साल बाद 2020 में सितंबर में एक आंदोलन शुरू हो जाता है। कौन सा आंदोलन? सितंबर से
इस देश में पिछले ही साल 2020 में असहयोग आंदोलन के ठीक 100 साल बाद किसानों का आंदोलन शुरू होता है। ठीक 100 साल बाद किसान दिल्ली की सीमा पे आके खड़े हो जाते हैं, सरकार की बात नहीं मानते, अहिंसक रहते हैं। कुछ एक घटनाओं को अगर अपवाद को हम छोड़ दें तो अहिंसक रहते हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। अभी तक किसान जमे हुए हैं, जैसे असहयोग आंदोलन भी 1922 तक चलता रहा। 1922 में चौरी चौरा में गोरखपुर में चौरी चौरा में किसान, याद करिएगा, किसानों के एक समूह ने गुस्से में आके थाने में आग लगा दी थी। तो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की मुख्य ताकत कौन थे? वो किसान थे और मजदूर थे। और उसके ठीक 100 साल बाद 2020 में कौन खड़ा है लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर? किसान और मजदूर। तो क्या सोच के देखिए, 100 साल बाद हम फिर इतिहास के उसी मोड़ पर खड़े हैं? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तय करने के लिए कि इतिहास के हम उसी मोड़ पे खड़े हैं, हम मुल्क में बात करते रहेंगे। ये हमारा पहला एपिसोड है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो 1919 में जलियांवाला बाग से 2019 में शाहीन बाग तक, या 1920 में असहयोग आंदोलन से 2020 में किसानों के आंदोलन तक, लगभग सारे कारण और लोग एक जैसे ही तो हैं। 1907 में भी पंजाब के किसानों ने ही आंदोलन किया था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और अभी भी किसान ही खड़े हैं। सोचिए, आप भी सोचिए, क्या हमने 100 साल का एक फेरा तय कर लिया है और हम वापस वहीं आ गए हैं 2019 के पहले 1919 से, यानी कि 1919 से 2019 और 1920 के असहयोग आंदोलन से 2020 के किसान आंदोलन तक? लेकिन याद रहे, ये प्रक्रम यहीं खत्म नहीं हुआ था। 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा भी हुआ था, दांडी मार्च भी हुआ था, क्रांतिकारी दल अपनी गतिविधियों में लगे हुए थे, और 1947 में आज़ादी मिलने के पहले भारत छोड़ो आंदोलन और तमाम और इस तरह के छोटे बड़े आंदोलनों में कितने ही लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। भगत सिंह कहते ही हैं कि कुर्बानियों के बिना देश नहीं बनता, बल्कि देश आज़ाद होने के बाद गांधी को भी कुर्बानी देनी पड़ी। और आज अगर हम देखें तो आज़ादी की उस लड़ाई की तरह, 1919 की तरह, कितने ही नौजवान हैं, युवतियां हैं। अगर हम देखें आज तो आज़ादी की उस लड़ाई की तरह, 1919 के रोलेट एक्ट की तरह, कितने ही नौजवान, नवयुवतियां, कितने नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो यूएपीए जैसे कानूनों के तहत जेलों के पीछे, जेलों के सीखचों के पीछे डाल दिए गए हैं। पर यकीन मानिए, ये अभी मुश्किल ज़रूर दिख सकता है, पर मुल्क, बेहतर मुल्क हमेशा इन कुर्बानियों से, इन आंदोलनों से और इन लड़ाइयों से बनता है। भगत सिंह की शहीदी दिवस पर हम आपको, इस देश की जनता को, यानी कि सादी भाषा में कहें तो मुल्क को समर्पित करते हैं हमारा ये नया शो, साप्ताहिक शो मुल्क। We made a tryst with destiny